वो डिस्ट्रॉय होता है उसके पेट में। दोबारा बोल। मैम जो मॉस्किटो होता है ना, तो अगर उसको एड्स होता है तो वो उसके पेट में जाते ही डिस्ट्रॉय होता है। हाँ, एड्स का वायरस उसके तो पेट में मैम जाके कैसे होता है मैम ये? अच्छा, केमिकली वो उसकी बॉडी में सरवाइव नहीं कर पा रहा। अगर तुम मुझसे पूरा मैकेनिज्म पूछ रहे हो तो मैंने इसके बारे में रिसर्च तो नहीं पढ़ी है कि एग्जैक्टली वायरस किस तरीके से उसकी बॉडी में जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैम फिर तो एड्स की मेडिसिन भी मिल सकती है, हाँ अगर मतलब हमें पता चल जाए तो। हाँ, हम भी बड़ी अच्छी सोचने की बात है, बहुत अच्छा सोचा है इसने कि अगर ऐसा है कि हमको पता है कि मस्कीटो के पेट में जाके वो सरवाइव नहीं कर पाता, तो यार जो भी उसके मस्कीटो के पेट में वो निकाल के उससे दवाई बना लो, है ना। तो साइंटिस्ट ने भी ऐसे ही कुछ करके बनाया भी होगा। हमने रिसेप्टर वायरस के रिसेप्टर के खिलाफ दवाइयां बनाई है, ऐसी बात नहीं है कि उसके खिलाफ बन नहीं रही है। पर एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है वो मुझे अभी तक पता नहीं है। इसके पीछे कोई मैंने रिसर्च पेपर ऑनेस्टली पढ़ा नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो वैसे भी आउट ऑफ स्कोप होगा हमारी डिस्कशन के। बट आई एम प्रीटी श्योर ये बात मैंने वहीं से पढ़ी है, तो इसके ऊपर वर्क तो हुआ ही होगा। नहीं तो नीता, तुम बड़ी होके इसके ऊपर रिसर्च कर सकती हो, इट्स अ वैलिड पॉइंट, है ना। यस मैम। मैंने ये भी पढ़ा था एक बार, कौन सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आई फॉरगेट, कि केरला में देयर आर हर्ब्स व्हिच क्लेम्स, वहाँ पे मैं गांव का नाम भूल गई, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, बट दैट पर्टिकुलर विलेज क्लेम कि वहां पर ऐसी हर्ब मिलती है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। तो वहां के लोगों का कैंसर का इलाज उसी हर्ब से होता है, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन नेचर। सो अगर आपको नेचर की नॉलेज है, सो उससे आप एक्चुअल में दवाइयां उन्हीं से निकलती है ना, और मैक्सिमम मेडिसिन तो इन्हीं सब से निकलती है। सो आप बड़े होकर इस पर रिसर्च कर सकते हो, अभी तक नहीं हुआ है, सो यू हैव अ स्कोप, है ना। चलो मैम। चलो, कहाँ थी मैं, एल्ट्रुइज्म। क्वेश्चन अच्छा था नहीं था तुम्हारा। चलो, एल्ट्रुइज्म क्या होता है। एल्ट्रुइज्म होता है आत्म 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 त्यागी होता है ना हिंदी में, या आत्म बलिदान। आत्म बलिदान, खैर एक तो एल्ट्रुइज्म क्या है वो समझ नहीं आ रहा, अभी दो वर्ड और लिख दिए इन्होंने। मैडम भी ना कमाल है। आत्म बलिदान मतलब कि मैं सेक्रीफाइस करती हूँ अपनी नीड्स को, कि जा मैं तेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करूँ, दैट इज एल्ट्रुइज्म। नेचर में ऐसा होता है। नेचर में एनिमल्स का मेन पर्पस क्या है, एनिमल और प्लांट का? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे प्रोड्यूस करना। तो उनकी लाइफ का मेन पर्पस, दीक्षा बात में, सो उनकी लाइफ का मेन पर्पस है रिप्रोडक्शन करना, है ना, बेबीज प्रोड्यूस करना है, राइट। अब कोई ऑर्गेनिज्म जानबूझ के बच्चे पैदा नहीं कर रहा, दूसरे को बच्चे पैदा करने दे रहा है, सो दैट बिहेवियर विल बी नोन एज एल्ट्रुइज्म। ठीक है, अब नेचर में ऐसा कोई क्यों करेगा, सोचने की बात है ना। यस। तो नेचर में वो ऐसा तब करेगा जब उसको फूड की जरूरत होगी, नहीं, जब उसको मैक्सिमम फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, दैट इज हनी बी। हनी बी करती है ऐसा। हनी बी में अगर आपको याद हो उनकी कॉलोनी, बहुत पहले 1 करोड़ साल पहले मैंने पढ़ाया था, तो तुमको याद तो होगा नहीं। याद है मैम। अच्छा बताइए कौन कौन होता है। मैम एक क्वीन होती है, वर्कर होती है, ड्रोन्स होते हैं। क्वींस। क्वींस होती है, क्वींस नहीं होती, एक ही क्वीन होती है। वर्कर Queen बीज होती है, बहुत सारी व्यूज होती है और ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, राइट। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो क्वीन होती है इज द ओनली वन हु इज फर्टाइल इन द फीमेल। जो वर्कर बीज होती है, दीज आर आल्सो फीमेल। वर्कर बीज आर फीमेल, देखो ये भी महिलाएं हैं, ये भी महिलाएं हैं। क्वीन सिर्फ फर्टाइल होती है, लेकिन वर्कर भी इनफर्टाइल होती है। नेचर में ऐसा चेंज क्यों आया कि वर्कर भी इनफर्टाइल होगी, ये भाई भी फर्टाइल होते हैं, चलो ये तो स्पर्म देते ही है। तो पॉइंट इज कि ये इनफर्टाइल क्यों है, जब नेचर का पर्पस था बच्चे पैदा करना, तो भाई ये इनफर्टाइल कैसे होगी, इनफर्टाइल तो नहीं होनी चाहिए थी, है ना। इनफर्टाइल कैसे है, तो इन्होंने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वर्कर भी क्या शो करती है, दे शो एल्ट्रुइज्म, सेल्फ सेक्रीफाइस शो करती है नेचर में। सो व्हाट वी सी कि देखो अगर क्वीन भी फर्टाइल होती, वर्कर भी फर्टाइल होती, तो होता क्या, ये दोनों का पर्पस यही रहता सबका कि रिप्रोड्यूस करे, राइट। अगर ये दोनों रिप्रोडक्शन में ही लगी रहती, ड्रोन्स तो यहाँ पे खासा किसी का कुछ काम है नहीं इसका, तो प्रॉब्लम इज खाना लेके कौन आता, शहद कौन इकट्ठा करता, राइट। शहद कौन इकट्ठा करता, छत्ता कौन बनाता, छत्ते को प्रोटेक्ट कौन करता, बच्चों को खाना कौन खिलाता। जो क्वीन होती है ना, वो जहाँ यहाँ वहां जा नहीं सकती है, वो रॉयल जेली खाती है, वो मोटू होती है। तो आप छत्ते में देख के बता सकते हो क्वीन कौन है। मोटू सी होती है, वो कहीं जा नहीं पाती है, ना वो छत्ता बना सकती है, ना उसको साफ कर सकती है, ना बच्चों को वो खाना खिला सकती है, वो सिर्फ पैदा करती है बच्चे, राइट।
और बाहर जाके नेक्टर इतनी दूर दूर से लाने का काम भी नहीं कर सकती। सो व्हाट ऑब्जर्व्ड इन बी सोसाइटी कि क्वीन, वर्कर और ड्रोन में ये ऑब्जर्व किया गया कि क्वीन और वर्कर ने रियलाइज किया कि कोई हो सकता है जो रिप्रोड्यूस करे, लेकिन ज्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर वो अपनी रिप्रोडक्शन में लग जाएगी तो वो काम इतना नहीं कर पाएगी, प्रेग्नेंट ही देगी ना आधा टाइम, तो जाएगी कैसे शहद लेने। इस वजह से वर्कर बी ने सोचा कि देखो जो क्वीन और वर्कर है इनमें जो जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, दे आर लाइक सिस्टर्स ना, सिस्टर्स है, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा फर्क होता है आपके सिग्नलिंग और आप में थोड़ा फर्क होता है ना। मैं परसेंटेज में जाना नहीं चाहती, आधे बच्चे ना उड़ जाएंगे, अभी अभी परसेंटेज में जाना नहीं चाहती, तो उसको ऐसे समझो कि भाई और तुम में जेनेटिक मटेरियल मम्मी पापा का ही तो आ रहा है, आधे अपने भाई से मिलते जुलते हो, तुम सिर्फ वेरिएशन हटा दो। तो वर्कर ने पी ने सोचा कि देखो अगर मैं बेबी प्रोड्यूस ना भी करूं और क्वीन बेबी प्रोड्यूस कर रहे तो है तो वो मेरी बहन, तो मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बच्चे तो आ रहे हैं ना, जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है वो वाले जेनेटिक मटेरियल के बच्चे तो आगे पैदा हो रहे हैं ना, तो क्वीन और मेरा जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए मैं रिप्रोड्यूस करने की जगह मैं इनका लालन पोषण, इनका देखभाल कर लेती हूँ। तो उसने शो करा एल्ट्रुइज्म, तो उसने शो करा एल्ट्रुइज्म क्यों, क्योंकि अगर वो बेबी प्रोड्यूस करती तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इस बिहेवियर से उसको प्रॉफिट ज्यादा है, वो इंश्योर कर रही है कि जो भी बच्चे पैदा होंगे वो जिंदा रहेंगे क्योंकि उनको वो खाना देगी और रहने की जगह देगी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एल्ट्रुइज्म, कि जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है दूसरे के सर्वाइवल के, समझ आई। मैम। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैम। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, आ सकती है डेफिनेशन पीवाईक्यू में आएगा, किसी ने भी पीवाईक्यू कॉलेज का लगाया है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का तो उसने ये टॉपिक देखा होगा, नहीं तो मैंने लगाया नहीं, तो तानिया तुमने सही लिखा था, ओके गुड, क्लियर है। यो मैम। ठीक है चलो, अब हम आते हैं और थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी हमारी, आजा भैया आजा भैया जो, एक तो यार फोन से आधी चीजें दिख नहीं रही मुझे, चलो ये है एनसीईआरटी। देखो एनवायरमेंटल इश्यूज, एयर कंट्रोल की बात हो रही है, हम तो एक बार इसको हमें रीड तो करना ही पड़ेगा। अरे अरे एक चीज बता देती हूँ, ये कल फिर हम ट्रिक बनाएंगे ना तुम्हारे काम आ जाएगी। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये एक्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। देखो सबसे पहले लाइफ कहाँ पर आई थी, ओरिजिनेट कहाँ हुई थी, वाटर में। वाटर 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 एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर बना दिया, ठीक है। सो सबसे पहले कौन आया, वाटर, मैम तो हाँ बोलो, मैम कुछ नहीं। सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई वाटर में, तुम ऐसे याद रखोगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वाटर। तो अगर अब तुम्हारे पास सुपर पावर है और तुम नया ग्रह बना रहे हो तो उस ग्रह में सबसे पहले क्या बचाओगे, वाटर। वाटर, वाटर सब कुछ वाटर बचाएंगे, ठीक है, पहले केमिस्ट्री आई है, हाँ ठीक है, पहले आपने वाटर बचाया, अब उसके बाद हाँ भाई हाँ, अब तुमने कहा पानी बच गया है, अब पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, फिर वो पानी में उनमें लड़ाइयां क्लेश होगी क्योंकि जगह कम थी, तो वो धरती के ऊपर आ गए, तो धरती के ऊपर आए तो सबसे पहले उन्होंने किस चीज को फील किया कि धरती में ऑक्सीजन कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में। एयर, एयर है ना। तो अब तुम कह रहे हो कि यार ये जब धरती के ऊपर ये जो लैंड की तरफ आएंगे, टेरेस्ट्रियल की तरफ आएंगे, तो लैंड की तरफ आएंगे ना, तो वहां पे इनको एयर चाहिए होगी, तो अब तुम क्या बचाओगे, एयर। एयर, ये रही एयर, तो सेकंड नंबर पे अपन लिखेंगे एयर। जब तुमने पानी बचा लिया, एरिया बचा लिया, अब तुम कह रहे हो एक काम करते हैं पूरा एनवायरनमेंट बचा लेते हैं, कह रहे सब कुछ इसी में इंक्लूड कर दो, तो अब तुम क्या बचाओगे, पूरा एनवायरनमेंट। ठीक है। तो तुमने पानी बचा लिया उस ग्रह में, एयर बचा लिया, एनवायरनमेंट बचा लिया, जब तुमने सब कुछ बचा लिया तो इंसान अच्छे से सेटल हो गए। अब जब इंसान अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने क्या मचाना स्टार्ट कर दिया, शोर, गंदगी, शोर, पॉपुलेशन, है ना। जब उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया और शादियों में 12 बजे तक गाने लगाने स्टार्ट कर दिए, तो तुमने क्या सोचा कि यार क्या बचाने की जरूरत है हमें, एनवायरनमेंट, साउंड। फोर्थ नंबर पे हम बचाएंगे नॉइज, नॉइज को कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले पानी, फिर पानी से एयर, एयर के बाद इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के बाद नॉइज, याद रहेगा ऑर्डर। तो हमें याद कर रखना है कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, वाटर एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट चाहिए,
पहले वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया, क्योंकि हम इसकी डेट्स याद करेंगे, पेपर आता है। फिर एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, और उसके बाद एयर में नॉइज एज ए पॉल्यूशन कंसीडर हुई थी, वो आया। बेटा माइक बंद कर ले, मुझे मेरी आवाज सुन रही है, डर लगता है मुझे ऐसे। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में याद रखना। अब हम इसकी डेट्स याद करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, डन। यो मैम। चलो भैया, ओ जल्दी हो, जल्दी हो, कितना टाइम बचा है? हाँ सर। बहुत समय है, बहुत समय है, देखो। वाह, बहुत है। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन enormously over the last 100 years. पिछले 100 सालों में साइज तो ऐसे इंक्रीज हुआ पागलों की तरह। This means increase in demand for food, water, home, electricity, road, automobiles and numerous automobiles का मतलब जो गाड़ियां चलती है बाहर, एंड घर, सबकी डिमांड भी बढ़ी है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। These demands are exerting tremendous, बहुत ज्यादा, tremendous का मतलब होता है बहुत ज्यादा। आधे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि उनको ये नहीं पता वर्ड का मतलब क्या है ना। वो पूछते भी हैं शर्मा शर्मा के कि हाय मैं पूछ लूंगा तो क्या हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं हो जाएगा, पूछ लिया अगर, गूगल कर लिया अगर, कोई बात नहीं। तो ट्रिमेंडस प्रेशर पड़ गया है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, है ना। नेचर कह रहे हो तुम पागल हो गए हो, तुम अपने पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हो, तुमको घर में टेबल ही टेबल चाहिए, अब सारे पेड़ काट दोगे, है ना। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लग गया, एयर का, पानी का, सॉइल का, ठीक है। So the need of the art is to check the degradation and depletion of our precious natural resources. तो अब जरूरत है कि हम ये देखें कि कहाँ कहाँ पे इन सभी रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है, ताकि हम उसे बचा सके। डिग्रेडेशन का मतलब होता है, डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म होना, डिक्रीज इन नंबर, ठीक है, दैट इज डिप्लीशन। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्वालिटी खराब होना, ठीक है। यो मैम। आगे चलते हैं। अब पॉल्यूशन का इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पॉल्यूशन? इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन, किस में? फिजिकल, जिसको आप देख सकते हो, केमिकल, फिजिकल मतलब आप टच भी कर सकते हो ना किसी चीज को, फिजिकल चेंज होता है। केमिकल, केमिकली कोई चेंज आया है। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। एयर का बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एयर में आप देख नहीं सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, आप उसमें देख लो सडनली बहुत चेंज आ गया है, अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट को अनहेल्दी बता रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा आपको पोलन ही पोलन दिख रहा है एक जगह, तो आपके लिए वो अनहेल्दी कंडीशन है, राइट। तो ऐसे कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ जाएगा पानी में, एयर में, लैंड के ऊपर, पानी में या सॉइल में, उसको आप पॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो जिसके पास बुक है। डन मैम। नाउ, एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज, उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो ये गंदगी मचा रहे हैं, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको यहाँ अंडरलाइन कर लो, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी, हम एक साथ याद करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, 3rd नंबर पे एक्ट आया, इससे पहले 2 एक्ट और पढ़ने, ठीक है। यो मैम। याद रखना इन्वायरमेंट, देखो वो कहाँ फंसाएंगे, वो पूछ लेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में तुम क्या क्या ऐड करते हो। तुम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड करोगे एयर को भी, पानी को भी, और सॉइल को भी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ऐड होती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। इसमें नॉइस नाम की चीज ऐड नहीं होती थी, अभी धीरे धीरे समझोगे। तो याद रखना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 3 चीजें ऐड होगी। ई ऐसे बनता है ना, तो ई को ऑपोजिट बनाएंगे तो 3 बन जाएगा ना, राइट। जी मैम। पानी आ गया, एयर आ गया, और हमारा लैंड आ गया। चलो आगे चले। यस मैम। We are dependent on air for our respiratory need, है ना। सांस कैसे लेंगे? एयर नहीं होगी तो मर जाएंगे। एयर पॉल्यूटेंट कॉज टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर में जब पॉल्यूशन होती है नुकसान सबको होता है, कोई नहीं बचता। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। ये आपको बता रहा है कि उसने प्लांट के साथ क्या किया। प्लांट के साथ अगर एयर खराब हुई तो प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। बेटा माइक बंद कर ले गुड़िया। प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, क्रॉप प्रीमेच्योर होने लग जाएंगे, ठीक है। प्रीमेच्योर कंडीशन में डेथ हो जाएगी, अभी बने नहीं थे, पूरे पके नहीं है, उससे पहले डेथ हो गई उनकी, तो फसल खराब। नाउ एयर पॉल्यूटेंट आर डेलीटरीजली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। तो ये बता रहा है कि एयर पॉल्यूशन प्लांट को भी अफेक्ट करता है, एनिमल को भी करता है, और एनिमल में ह्यूमन भी आते हैं, सबको करता है। क्लियर है? तो उसमें तो कुछ अंडरलाइन करने वाला था नहीं। चाहते हैं तो भाई इधर रख रही तो मुझे एरो दिख रहा, कैसे चलेगा यार। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो जिससे पेपर आएगा। मैं फोन में देख लेती हूँ क्या लिखा है। हाँ, हार्मफुल
इफेक्ट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको हम कह सकते हैं कि एयर जो हार्म कर रही है वो किस पे डिपेंड करता है। तो एयर पोल्यूशन का जो हार्म है वो डिपेंड करता है, एयर पोल्यूशन हार्म, हाँ अरे 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 इतना गंदा कैसे लिख सकती हूँ मैं, डिपेंड्स ऑन, पहला कि पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितनी गंदगी है हवा में, कितना गंदगी है ये हवा। दूसरा, कितने टाइम के लिए एक्सपोजर हुआ था, जैसे गंदी हवा के लिए आप 5 मिनट के लिए उस हवा में गए थे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रोज आते हो फर्क पड़ जाएगा। और ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है वो अपने आप को डिफेंड तो कर नहीं पाएगा, लेकिन ह्यूमन जाएगा तो मास्क लगा लेगा ना, फर्क पड़ गया। मेरे पे कम इफेक्ट, लेकिन बेचारे आम के पेड़ के साथ तो धोखा हुआ है, अरे ये तो मास्क लगा लेती, मुझे तो किसी ने नहीं दिया, गलत हुआ ना। होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको साइड में लग देते हैं। नहीं ये बात है, देखो पेड़ पे हंस रही है, बताओ पागल कहीं की। सोचो क्या वक्त आ गया, ये एक और आया है। अब देखो जो नीचे पार्ट है इससे क्वेश्चन आता है, ये जो आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी है ना, वो ऐसा धुआं हवा में छोड़ नहीं सकती, छोड़ती है रात को छोड़ती है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे छोड़ नहीं सकती, पता चल जाएगा तो बहुत ज्यादा चालान हो जाएगा। तो वो क्या करती है कि उनकी जो चिमनी होती है, आपने बचपन में ये हट तो बनाई होगी ना तुम लोगों ने, यहाँ से तो धुआं भी निकालते थे। यो मैम, इस हट के अंदर ना अब एक सिस्टम लगा लो, मशीन जो इस धुएं को साफ करके छोड़ेगा, ठीक है, तो अगली बार से व्हाइट कलर का धुआं बनाना, ओके। ये मैम स्मोक स्टैक्स ऑफ, कौन है ये, हाँ दीक्षा बोलो। मैम अगर उसको एयर को फिल्टर कर देगा तो मैम जो उसके डस्ट पार्टिकल्स है मैम वो कहाँ जाएंगे? एयर को फिल्टर करते हैं ना, तो जो डस्ट पार्टिकल है ना उस मशीन के साथ चिपक जाते हैं, फिर अपन उसको धो डालते हैं। मैम धोने से तो फिर वो वाटर में नहीं जाएंगे, हाँ तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। कंप्लीटली तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते ना, तो हम फिर उसको वॉश कर देते हैं। अब घर में तुम पोछा मारते हो, घर तो साफ हो जाता है, पोछे का पानी कहाँ जाता है, सीवेज में जाता है, फिर वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, फिर वहां से जो डिब्रीज होती है, कुछ डिब्रीज है जो हम मिट्टी में कहीं सेटल कर देते हैं और कुछ है जो रिलीज कर देते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन तो रह ही जाएगा, नो डाउट। कंप्लीट पॉल्यूशन फ्री तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हाँ हम एयर को बचा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा टारगेट एयर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसका, इन केस किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो देखो। Smokestacks of thermal power plant, smelters and other industry release particulate or gaseous air pollutant together with harmless gases like nitrogen and oxygen। वो कह रहे हैं जो ये बड़ी बड़ी चिमनियां होती है ना पावर प्लांट्स में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, वो गैसेस रिलीज करती हैं। वो गैसेस कुछ तो नॉर्मल होती है, जैसे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, उससे कोई हार्म तो है नहीं, तो ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ वो हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करते हैं। बेटा माइक बंद कर ले या तुम पढ़ा लो, मेरे को चिड़चिड़ की आवाज आती है तो मेरा फोकस टूट जाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं गंदी हवा भी रिलीज करते हैं और साफ हवा भी रिलीज करते हैं, तो कह रहे हैं तो साफ वाली गैसेस को रिलीज होने दो, गंदी वाली को रोक लो। तो साफ वाली गैसेस रिलीज हो एक फैक्ट्री से और गंदी वाली रुक जाए, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ मशीन्स यूज कर सकते हैं। सो दीज पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, इन पॉल्यूटेंट्स को हमें अलग करना है ना, बिफोर दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इन पॉल्यूटेंट को अलग करने के लिए दो चीजें हैं, एक होता है स्क्रबर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो इनकी मदद से हम गैस को साफ कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं SO, क्यों मैंने इसे क्यों छुआ, अगर मैं बोलूं SO2 अगर एनवायरनमेंट में जाएगी तो क्या कॉज कर देगी, एसिड रेन, तो SO2 को क्लीन करने के लिए जो यूज होता है स्क्रबर, तो S से स्क्रबर, S से SO2, ये नीट का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वही लिख लो, ठीक है जी। तो उसके लिए स्क्रबर यूज होता है, राइट। और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर को अलग करने के लिए यूज होता है। किनको यूज करता है, ये मतलब साफ करता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर इज द मोस्ट डेंजरस चीज आज के जमाने में। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है कोई भी बहुत छोटे साइज का पॉल्यूटेंट, जैसे आपने सुना माइक्रोप्लास्टिक, यो मैम, तो आप प्लास्टिक को जितना मर्जी तोड़ लो वो कभी खत्म तो होते नहीं, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में आ गए जिनको माइक्रोप्लास्टिक बोल देते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो समुद्र में रिलीज हो रहे हैं, फिर वहां पे मछलियों के पेट में जा रहे हैं, उन मछलियों को हम खा रहे हैं तो हमारे पेट में आ रहे हैं। देज आर माइक्रोप्लास्टिक, देयर वेरी पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर, हम एयर की बात कर रहे हैं ना, एयर पोल्यूशन,
तो एयर में अगर पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे अगर कहीं पे कोल माइनिंग हो रही है तो हम सारे चलेंगे कोल माइनिंग वाली साइड पे, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मास्क पहनने होते हैं, लेकिन इतनी गर्मी होती है वहां पे तो मास्क पहनते नहीं है जनरली, ठीक है, इतने ना ध्यान देते नहीं है हेल्थ पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी, ठीक है, तो वो वैसे ही काम कर रहे होते हैं, कोई उनको एजुकेट भी नहीं करता इस बारे में। तो क्या होता है कि जो कोल, स्पेशली जो कोल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, जो कोल को निकालते हैं खोद के, तो वो छोटे छोटे कोल के जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो एयर में चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं सारे कपड़े उनके, उनकी स्किन भी काली हो जाती है, क्योंकि वो एयर में होते हैं ना पार्टिकल जो वो देख नहीं सकते, और वही पार्टिकल नाक में चले जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर वो नाक में जाएंगे तो कहाँ जाके एंड होगा? लंग्स। गले में जाते तो पेट में जाते, तो इंटेस्टाइन में जाते, रेक्टम से बाहर आ जाते, लेकिन चले गए नाक में, नाक के थ्रू जाएंगे वो लंग्स में, और लंग्स की कोई एग्जिट है? नो नो मैम। तो पार्टिकुलेट मैटर वहां जाके इकट्ठे होने लग जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को धीरे धीरे अस्थमा की बहुत कॉमन बीमारी हो जाती है, कैंसर में चेंज हो सकती है वो, राइट। तो पार्टिकुलेट मैटर को साफ करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्लियर इतनी बात? यो मैम। पहले तो दो क्वेश्चन ही आते हैं, अब इनको तो एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही करूंगी, 2 ही मिनट है, तो बताओ भाई किसी को कोई डाउट? नो मैम मैम। चैट पे लिखा था। हाँ, दीक्षा ने चैट पे लिखा, तो और किसी को कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू, कल मिलेंगे हम, आप लोग जा सकते हैं, धन्यवाद। ओके बाय मैम। थैंक यू मैम। मैम। बाय बाय, थैंक यू थैंक सो यू। मच। बैच